हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जेआईबी पेपर 2 में यूनिट 1 जो कर रहे हैं, मॉड्यूल ए का जनरल बैंकिंग यूनिट 1 कर रहे हैं, उसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हम लोग पहले खत्म कर चुके हैं। बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट कि प्लीज पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू द कॉपी डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। तो पिछले हम लोग सेविंग और करंट डिपॉजिट तक कर चुके थे। आज हम लोग कहाँ से शुरू करें? आज हम लोग कासा से शुरू करेंगे। कासा जैसा आपको पता है, इसका मतलब होता है करंट अकाउंट सेविंग का अकाउंट। सबसे सस्ता सोर्स ऑफ इनकम है ये बैंक के लिए और सबसे मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। जितना ज़्यादा कासा होगा बैंक के लिए, उतना ज़्यादा बैंक प्रॉफिट जनरेट कर पाए, क्योंकि इसमें करंट अकाउंट में तो कोई ब्याज नहीं देना, सेविंग अकाउंट में 3% 4% दे रहे हो और उधर आप 11% 12% जितना चार्ज कर पा रहे हो उतना चार्ज कर रहे हो होम लोन, पर्सनल लोन, इन सब चीज़ों के लिए। री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट स्कीम क्या होता है? री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट स्कीम का मतलब होता है ये स्पेशल टर्म डिपॉजिट स्कीम होते हैं, जिनका मतलब जो बेसिकली इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कमाते हैं। मतलब आपने जो भी इंटरेस्ट कमाया है उस पर भी बैंक आपको और इंटरेस्ट देगा, इसीलिए लंबे समय के होते हैं। 6 महीने से लेकर 10 साल तक के लिए का टाइम पीरियड होता है। हाइब्रिड डिपॉजिट और फ्लेक्सिबल डिपॉजिट क्या होता है ये भी आपको पता है। मतलब जो भी आप सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा उसमें से कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे आपने ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बैंक को दे दिए कि भाई आप सिर्फ 15,000 रोको, 15 के ऊपर जो भी हो उसका फ्लेक्सी बना दो, मतलब उसका हाइब्रिड डिपॉजिट बना दो। तो क्या होगा कि आपको ब्याज ज़्यादा मिल पाएगा। अगर सेविंग में आपका 1 लाख रुपये पड़ा है तो आपको 3% 3.5% मिलेगा, बैंक टू बैंक डिफर करता है। लेकिन अगर आपने क्या किया, स्टार्टिंग से देखिए 15,000 से ऊपर जो भी अमाउंट है, सपोज अब 1 लाख रुपये था, आपने 15,000 रोक करके बैंक ने ऑटोमेटिकली 85,000 की एक एफडी बना दी। तो अब क्या होगा, उस एफडी पे आपको 7, 7.5, 8, 8.5 जितना ही परसेंट मिल सकता है। तो आपको ब्याज का फायदा हो गया। एनआरई और एनआरओ में क्या डिफरेंस होता है? एनआरई का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, एनआरओ का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी। बस नाम से ही समझ लीजिए। एक्सटर्नल मतलब सब कुछ बाहर की बात हो रही है, ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल अकाउंट है, मतलब इंडिया की बात हो रही है। एनआरई में क्या होता है कि सिर्फ एनआरआई जो है वो अपनी फॉरेन अर्निंग्स को इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। एनआरओ अकाउंट में जो भी पैसा वो इंटरेस्ट इनकम इंडिया में अर्न कर रहे हैं, सपोज आप एनआरआई हैं, आप इंडिया के बाहर नौकरी करते हैं, अगर आपको सैलरी, आपको वाली सैलरी आपकी मान ली जर्मनी से आती है, तो जर्मनी वाली सैलरी आपकी एनआरई अकाउंट में आ जाएगी। लेकिन आपने उस सैलरी से बाद में कुछ प्रॉपर्टीज खरीदी, या इंडिया में कुछ सामान खरीद रखा है, या इंडिया में कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, उसका रिटर्न आता है, तो वो पैसा तो इंडियन इनकम होगा ना, आपका इंडियन रुपीज़ में होगा, तो वो किस में जाएगा? वो एनआरओ अकाउंट में जाएगा। इसके लिए एनआरओ पर्पस, एनआरओ अकाउंट, एनआरओ, क्योंकि एनआरई अकाउंट में आप फॉरेन करेंसी ही जमा कर सकते हैं, इंडियन करेंसी नहीं जमा कर सकते हैं, जमा नहीं कर सकते। ठीक है। जो एनआरई अकाउंट में जो भी आपको इंटरेस्ट प्राप्त होगा वो टैक्स फ्री होगा, उस पर इंडियन गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं ले सकती। लेकिन जो एनआरओ अकाउंट में टैक्स आपको इंटरेस्ट प्राप्त होगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो एनआरई बनी है वो रिपैट्रिएट कर सकते हैं। रिपैट्रिएट का मतलब क्या? वापस इंडिया के बाहर आप ले जा सकते हैं फ्रीली। और जो एनआरओ अकाउंट है उसमें आप जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसको तो रिपैट्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो आपका मूल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, जो आपने बेसिक जमा किया है, वो अमाउंट रिपैट्रिएट करने के लिए जो फेमा गाइडलाइंस हैं उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कर पाएंगे। ठीक है। मतलब ये नहीं कि आपने सारा पैसा ट्रांसफर कर लिया। जैसे आपने वाली इंडिया में कोई प्रॉपर्टी बेची है, वो पैसा तो आपको इंडियन रुपीज़ में आया तो एनआरओ में जाएगा, तो एनआरओ जाने पर वो जो इंडियन रुपीज़ में आपको 1 करोड़ रुपये सपोज प्राप्त हुआ, तो वो आप नहीं ट्रांसफर कर सकते, वो आपको फेमा गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। लेकिन उस 1 करोड़ पर जो आपको इंटरेस्ट प्राप्त होगा, मान लीजिए साल का 1,50,000 जो भी प्राप्त होगा, वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं, इंडिया के बाहर ले आ सकते हैं। एनआरई अकाउंट अगर जॉइंट खोलना है तो उसमें कंपलसरी है कि 2 एनआरआई मिलकर खोलेंगे। एनआरओ अकाउंट के केस में है कि एक एनआरआई, उसके साथ में कोई भी इंडियन सिटीजन भी हो सकता है या एनआरआई भी हो सकता है, वो भी खोल सकता है। एनआरई अकाउंट में विड्रॉल और जो आपका वो होता है, सॉरी, विड्रॉल इंडियन करेंसी में होता है, लेकिन डिपॉजिट सिर्फ और सिर्फ फॉरेन करेंसी में होगा। एनआरओ के केस में ऐसा नहीं है। एनआरओ के केस में जो डिपॉजिट है वो फॉरेन और इंडियन दोनों करेंसी में होता है, विड्रॉल जो है वो सिर्फ इंडियन करेंसी में होगा। एक्सचेंज रेट किस में ज़्यादा होता है? एनआरई अकाउंट में होता है, एनआरओ में नहीं होता है, क्योंकि भाई इंडियन रुपीज़ में भी आप निकाल रहे हो या जमा कर रहे हो, इसलिए। कस्टमर सर्विस टू कस्टमर इन्वेस्टर्स, क्या क्या सर्विसेज ऑफर करता है, किसकी बात हो रही है? मर्चेंट बैंक की बात हो रही है। सबसे पहले मर्चेंट बैंक आपको पता है भाई, आईपीओ वगैरह जो काम करते हैं, एक्विजिशन वाला काम जो करते हैं, वो सब वो सब कौन होते हैं? मर्चेंट बैंक होते हैं। तो मर्चेंट बैंकिंग के क्या क्या काम आते हैं? मार्केटिंग एंड राइटिंग ऑफ न्यू इशूज़, मतलब कि नए आईपीओ लाना। मर्चेंट एक्विजिशन का काम एडवाइजरी रिलेटेड सर्विसेज देते हैं। कस्टमर सिक्योरिटी मैनेज करते हैं। प्रोजेक्ट का प्रमोशन, प्रोजेक्ट का फाइनेंस करवाना। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, पोर्टफोलियो सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विस, ये सब किसका काम है? मर्चेंट बैंकिंग का काम है। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब सिक्योरिटीज बना दी गई हैं, उनको बेचने के लिए प्राइवेटली बेचा जा रहा है बजाय मार्केट में लाने के लिए, तो ये सब काम कौन कर रहे हैं? मर्चेंट बैंक कर रहे हैं। सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डीलरशिप, स्टॉक ब्रोकिंग का काम, ये सब किसका है? मर्चेंट बैंकिंग का है, बशर्ते इनको सेबी रेगुलेशन 1992 फॉलो करने होते हैं। लीज फाइनेंसिंग क्या है? लीज फाइनेंसिंग क्या है? अब बहुत डिटेल में प्रीवियस वीडियोज में हम पढ़ा चुके हैं, पूरा चैप्टर इसका बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी है। लीज हायर परचेज हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे, प्लीज गो एंड हैव अ लुक। यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं बहुत शॉर्ट में होगा, इस चैप्टर की इतनी रिक्वायरमेंट है। लीज फाइनेंसिंग क्या मतलब बेसिक होता है कि जब कोई ओनर ऑफ एसेट्स, मतलब जो एग्जाम्पल लेते हैं, उल्टा समझते हैं, सपोज कोई जेसीबी है, वो जेसीबी किसी एक ने खरीद ली और उस जेसीबी को किराए पर दे दिया, ठीक।
तो जिसकी जेसीबी है, जिसने खरीदी है, जिसका मालिक है, वो ओनर हुआ, उसको बोलेंगे लेसर। और जिसको उसने किराए पर दिया उसको बोलेंगे लेसी। और जो इन दोनों के बीच डीड होगी इसको बोलेंगे लीज डीड। ठीक, उसके बाद इन दोनों में जो रेंटल प्राप्त होगा, जो किराया प्राप्त होगा लेसर को लेसी से, वो क्या होगा, उससे बोलेंगे लीज रेंटल। बस यही कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है। ठीक है, इसे बोलते हैं लीज फाइनेंसिंग। ये काम बैंक्स भी करते हैं, इसीलिए इसको बैंक। इसी तरह हायर परचेज भी होता है। लीज फाइनेंसिंग में क्या होता है, जो लेसी है उसके पास, मतलब जिसने चीज़ किराए पर ले रखी है, उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो उस एसेट को खरीद भी सकता है एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तब। क्या क्या एडवांटेज है लीज फाइनेंसिंग के? लेसर के लिए क्या एडवांटेज? लेसर के लिए फायदा ये है कि भाई एक रेगुलर इनकम है, उसने एक बार जेसीबी खरीद लिया और किराए पर उठा दिया, उसको एक रेगुलर इनकम प्राप्त हो रही है। टैक्स बेनिफिट क्या मिल रहा है उसको? डेप्रिसिएशन भी उस पर प्राप्त हो रहा है टैक्स में। जो लेसर है उसको क्या फायदा हो रहा है कि टैक्स में बेनिफिट मिल रहा है, भाई वो अपने इनकम टैक्स में दिखाएगा कि मेरे पास जेसीबी है, उसका डिप्रिशिएट कर रही है, तो उसको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएगा। जो लेसी है, इसने किराए पे ले रखी है, उसको क्या फायदा होगा? उसको भी टैक्स बेनिफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा उसको? क्योंकि वो रेंटल दे रहा है, तो वो उसके बिजनेस एक्सपेंसेस में काउंट हो जाएगा। अगर वो खरीद लेगा तो उसका, पता है ना, हम लोग पिछले पढ़ा था, डी रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में फर्क आ जाता है। लेकिन क्योंकि उसने किराए पे रखा है तो उसके एक्सपेंसेस हाई दिखाई पड़ेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है। ओनरशिप कर लेगा तो उसका जो इक्विटी होगी वो कम हो जाएगी। इसलिए ओनरशिप से बेहतर है कि वो किराए पर ले लेता है। चीपर है, मतलब उसको सस्ता पड़ेगा। भाई अगर जेसीबी खरीदने जाओगे तो 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख की कुछ मिलती होगी, लेकिन किराए पे ले रहे हो तो कितना आप किराया दोगे? महीने का 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इतना ही दोगे ना, 50 लाख तो नहीं दोगे किराया। क्या क्या डिसएडवांटेज है लीज फाइनेंसिंग के? पहला क्या है, लेसर के लिए, मतलब जिसने किराए पर चीज़ दे रखी है, जो ओनर है, उसको क्या नुकसान है? डबल टैक्सेशन मिलता है। कैसे? एक तो उसको सेल्स टैक्स 2 बार चार्ज हो जाता है। कैसे? एक बार जब वो असेट खरीदता है, दूसरी बार जब वो उसको लीज पर देता है, दोनों बार सेल्स टैक्स चार्ज हो जाता है। अगर इन्फ्लेशन हो जाए तो अनप्रॉफिटेबल है। मान लीजिए महंगाई बढ़ गई है और उसने उसने लीज डील मान लीजिए 15 साल की कर ली, 15 साल तक आपको 50,000 पर मंथ पर देंगे, तो अभी तो ठीक है। लेकिन 10 साल बाद, 5 साल बाद जब महंगाई बढ़ जाएगी, तब वो 50,000 की अमाउंट की टाइम वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी ना। तो इसलिए अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो नुकसान हो जाता है। लेसी के लिए क्या नुकसान है? जिसने किराए पर ले रखी है, एक तो ओनरशिप की, वो किराया तो देता है लेकिन कभी मालिक नहीं बन पाता उस चीज़ का। साथ ही साथ अगर उसको चीज़ को यूज़ नहीं भी करता है, तो जो लीज डीड हो, मतलब जो किराया नामा बनाना, एक तरह से जो किराए पर लिया गया उसका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लीज एग्रीमेंट हुआ है, इसको कैंसिल नहीं कर सकता, ये नॉन कैंसिलेबल होता है। तो ये लेसी को नुकसान होता है। प्लास्टिक मनी क्या होता है आप सबको पता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्टोर कार्ड, प्रीपेड कैश कार्ड, ये सब प्लास्टिक मनी होता है। एग्जाम्पल दिया है जैसे कि चार्ज कार्ड। चार्ज कार्ड में सब कुछ क्रेडिट कार्ड वाले फीचर होते हैं, हालांकि बस इसमें यह है कि इसका ड्यू डेट के बाद फुल अमाउंट पेमेंट करना होता है, नहीं करोगे तो आपके पेनल्टी लग जाएगी। वीज़ा और मास्टर कार्ड क्या है? ये इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ग्रोथ ऑफ बिजनेस जो कार्ड अक्रॉस द ग्लोब है उसको ग्रो करने के लिए, उसको प्रमोट करने के हिसाब से बनाए गए हैं। इनका बहुत वाइड नेटवर्क है मर्चेंट इंस्टीट्यूशंस का। अब तो फिर भी खैर मार्केट में रुपए आ गया तो अच्छा कॉम्पिटिशन दे रहा है इंडिया में, बट बेसिकली वीज़ा और मास्टर कार्ड इस एरिया के बाप है बिल्कुल। डेबिट कार्ड्स क्या है? जो भी आप परचेस करते हो इमीडिएटली आपके अकाउंट से जब डिडक्ट हो जाता है, तो वो किस कार्ड के थ्रू होता है? वो होता है डेबिट कार्ड यूज़ करने में। 2 तरीके हैं डेबिट कार्ड को भी प्रोसेस करने के, एक ऑनलाइन डेबिट, एक ऑफलाइन डेबिट। ऑनलाइन डेबिट में को लिए पिन यूज़ होता है, ऑफलाइन डेबिट के लिए सिग्नेचर डेबिट भी बोला जाता है। ठीक है, पिन वाले में बोला जाता है ऑनलाइन डेबिट, और सिग्नेचर डेबिट अगर हो रहा है तो वो ऑफलाइन डेबिट। याद है कि ऑफलाइन डेबिट इज सिग्नेचर डेबिट, जिससे कि एग्जाम में आए तो आप बता सकें। एटीएम कार्ड क्या आप लोग को पता है, कोई आवश्यकता नहीं है बताने की। रेमिटेंस सर्विसेज में क्या आती हैं? चेक, पे ऑर्डर, नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, एपीएस यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज, और नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग नेशनल डेबिट भी होता है, क्रेडिट भी होता है। ये सब किस में आता है? ये सब आता है आपका रेमिटेंस सर्विसेज में। गवर्नमेंट स्कीम आपको पता है कि बैंक कैसे काम कर रहा है आपका, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के थ्रू, नेशनल पेंशन स्कीम, कैपिटल गेन अकाउंट, सीनियर सिटीजन वाली स्कीम, सुकन्या समृद्धि, अटल पेंशन, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना खैर अब बंद हो चुकी है, पहले चलती थी। एलआईसी की स्कीम थी, इसमें आप एक साथ अगर 10 लाख रुपए कोई बुजुर्ग आदमी जमा करता है, मतलब सीनियर सिटीजन, तो उसको पर मंथ में 15,000, 8,000, 10,000 ऐसे करके रिटर्न मिलता था। ठीक है, वो एक रेगुलर इनकम का एन्युटी प्लान था। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल के लिए क्या कहा गया है कि कुछ क्या क्या है, जैसे डीमैट अकाउंट बेचना, ट्रेडिंग अकाउंट, 3-in-1 अकाउंट जिसमें डीमैट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट सब कुछ रहेगा, म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज, व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी, सब थर्ड पार्टी प्रोडक्ट आते हैं बैंक के। सेफ कस्टडी और ट्रस्टीशिप सर्विसेज क्या है? मतलब सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल डॉक्यूमेंट, कोई भी वैल्यूएबल आर्टिकल या डॉक्यूमेंट्स जो कि बैंक कस्टडी में सेफ कीपिंग पर्पज से रखे जाए। अगर सेफ डिपॉजिट लॉकर्स को हायर किया जा रहा है तो भी बैंक का काम होता है। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है? एस्क्रो अकाउंट मतलब ये होता है, सपोज 2 पार्टी आपस में डील कर रही है लेकिन दोनों के दूसरे भरोसा नहीं। उन्होंने कहा कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा और आप मुझे काम करके देंगे। ठीक है, अब उसे लग रहा है कि अगर मैंने 1 करोड़ पहले दे दिया तो शायद ये काम ना करे, और जो पैसा जो काम करने वो सोच रहा है मान लो मैंने पहले काम किया तो शायद 1 करोड़ रुपए ना दे, समझ रहे? तो इसमें क्या होता है, ऐसे में एस्क्रो अकाउंट सर्विसेज दी जाती हैं जो बैंक प्रोवाइड करता है। बैंक बीच में एक एस्क्रो अकाउंट
खोलता है जिसमें वो 1 करोड़ रुपए जमा कर देता है, जो आपका काम, जिसको काम करवाना है और जिसको काम करना है वो उसको फिर कौन गारंटी देता है? उसको गारंटी बैंक देता है कि देखो भाई इसको अकाउंट में पैसे पड़े, जब आप काम कर दोगे उधर से ओके हो जाएगा तो हम रिलीज कर देंगे पैसा। इस तरह से पैसा भी उसको मिल जाता है, उस दोनों का ट्रस्ट बन जाता है, तो उसको बोलेंगे एस्क्रो अकाउंट बोलेंगे, बीच का अकाउंट बोल सकते हैं। एस्क्रो सर्विसेज डॉक्यूमेंट पर्पसेस के लिए भी दी जाती है कि भाई जहाँ पे कुछ पार्टी ऐसा चाहती है कि वो डॉक्यूमेंट पे ज्वाइंट कंट्रोल चाहती है, ठीक है, तो उसमें भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एस्क्रो अकाउंट में रखे जाते हैं, जिससे कि दोनों पार्टी से कंट्रोल है, दोनों की सहमति से ही डॉक्यूमेंट एक्सेस हो सके। ट्रस्टीशिप में क्या होता है? बैंक ट्रस्टीशिप सर्विसेज प्रोवाइड करता है फंड्स के लिए, एसेट्स के लिए लोगों को। एग्जीक्यूटिवशिप क्या है? एग्जीक्यूटिवशिप तब होता है जब यदि किसी व्यक्ति की मान लीजिए डेथ हो जाए और उसने विल नहीं करी, अगर विल कर रखे तो बैंक ट्रस्टी बन जाएगा, लेकिन विल नहीं कर रखे तो जो कोर्ट है वो ऑर्डर करेगा, उसमें कोर्ट बैंक को एग्जीक्यूटर बनाता है, ठीक है, और वो बैंक एग्जीक्यूट करता है कि फंड्स की या जो प्रॉपर्टीज है वो कैसे मैनेज करना है, कस्टमर की जो डिसीज है उसका। विद दिस वी हैव कम टू एंड। आई होप यू लाइक द सेशन। अब मैं एक बात आपसे बोलना भूल गया, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब बवाल बैंक की क्लासेस, डू गिव अस अ जेन्युइन फीडबैक सो दैट वी कैन इंप्रूव। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।